आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे मनीष सोनतालिया साहब। मनीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, पहले नतीजों का सीजन शुरू हुआ है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले आईटी शेयरों से। कैसे दिख रहे हैं आपको नतीजे अब तक के, और आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? और क्या आईटी में निवेश करने का मौका है या अभी भी इंतजार करना है? देखिए, अनुमान तो जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन के आसपास ही हैं। बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिविटी जो एस्टिमेट्स थी उनसे बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव आउटकम तो है नहीं। और मार्जिन की पिक्चर जो है थोड़ी बेटर है। जो एस्टिमेट्स प्रीव्यू में थी उसके हिसाब से थोड़ी सी बेटर मार्जिन की पिक्चर है, ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉस करेंसी टेलविंड्स एक्सेट्रा, जो भी बोल लीजिए। बट 1 से 2% आपकी लार्ज कैप आईटी में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए। एंड मिड कैप आईटी में थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके हैं। सो मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट का स्कोप बनता है आईटी। चलिए, आईटी शेयरों में निवेश का स्कोप बनता है तो उसमें कहाँ, क्या लार्ज कैप आईटी ज़्यादा बेहतर है या मिड कैप आईटी? मिड कैप आईटी के रिजल्ट पिछली बार भी ठीक ही थे। हम्म नहीं, ग्रोथ देखिए मिड कैप आईटी में बेटर आएंगे लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो मिड कैप आईटी में इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज बेटर होंगे लार्ज कैप आईटी के मैनेजमेंट। अच्छा, अब आइए बैंक्स। ये एक्सिस बैंक के नंबर्स देख के क्या सर डरना है बैंकिंग शेयर, मतलब ऐसे खराब आएंगे सबके रिजल्ट? नहीं, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बहुत खराब नहीं है। एक्सिस बैंक के नंबर्स 14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है। और वो 2,700 करोड़ का जो प्रोविजन है वो उन्होंने किया है। सो ब्रॉडली ये माना जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े से म्यूटेड आएंगे कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन और प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो भी नंबर्स आएंगे ऑन अ वाई बेसिस, जो म्यूटेड ग्रोथ आएंगे उसके बनिस्पत पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स के स्कोप ज्यादा बेटर होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नंबर्स थोड़े ढीले रहेंगे लेकिन पब्लिक सेक्टर्स बैंक अच्छे। अब आइए, क्योंकि अभी तो दो ही सेक्टर शुरू है सर, हम्म बाकी बचे हुए सेक्टर्स में किन के नंबर्स आपको लगते हैं कि अच्छे रहेंगे और किन के कमजोर? कैपिटल गुड्स अच्छे रहेंगे, मेटल्स वीक रहेंगे, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के नंबर सिक्वेंशियली काफी ठीक रहेंगे। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की नंबर्स अच्छे रहेंगे, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी पिक एंड चूज, कैपिटल मार्केट बहुत ही अच्छे नंबर्स रहेंगे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। और एफएमसीजी के मिले जुले नंबर्स रहेंगे। ठीक बात है, तो ये कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जिनके नंबर। अच्छा, अब सर जो एक बड़ी चीज़, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम जो कहते हैं, जिसकी वजह से बाजार ऊपर टिक भी नहीं पा रहे, बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, एफआईज की सेलिंग। क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों बेच रहे होंगे? आप तो इतने एफआईज के साथ बात करते हैं, डील करते हैं, आपके क्लाइंट्स भी हैं, क्या क्या वजह क्या है? देखिए अनिति, ये क्या है कि मार्च के बाद ऑलमोस्ट 14-15% बाजार बढ़ चुका है। और टैरिफ की जो अनसर्टिनिटी 9 जुलाई को कंप्लीट हो जानी चाहिए थी वो अभी तक हुई नहीं। सो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो रही है एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा तो यही मानना है कि इंडिया के मार्केट्स में इट्स अ बाय ऑन डिप, इट इज नॉट अ सेल ऑन राइज और सेल ऑन डिप एट ऑल। एंड जो आपके नतीजे आएंगे और जो सेकंड हाफ के प्रोजेक्शंस हैं नंबर्स के, वो काफी कंड्यूसिव रहेंगे और वैल्यूएशन कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि एफआईएस की जो भी सेलिंग हो रही है वो एक तरह से प्रॉफिट टेकिंग है, और ज्यादा कुछ उसमें रीड करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, मतलब ऐसा एकदम देश छोड़ के भाग जाएंगे नहीं, भारत में पैसा नहीं लगाना, कहीं और ही लगाना है, कुछ और ज़्यादा पसंद आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई ट्रेड डील वाली से डर तो नहीं लग रहा ना कि ऐसे कोई टैरिफ लग जाएंगे हम पे कि फिर मज़ा ही नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है ना? नहीं, देखिए ऐसा है ना, आजकल मार्केट जो है ना, इंडिया का मार्केट थोड़ा उल्टा चलता है। मंदी मंदी की न्यूज आती है तो बाजार बॉटम हो जाता है, और तेजी तेजी की न्यूज आती है तो बाजार टॉप हो जाता है। तो जब मार्च में एकदम मंदी का माहौल था तो बाइंग हुई और 14-15% बाजार बढ़ गया। अब क्या है, थोड़ा सा डावाडोल न्यूज फ्लोज है, अर्निंग सीजन भी आ गई है, जो एक अनसर्टेनिटी का मोमेंट रहता है। टैरिफ डील्स भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। और रशिया वाला जो सैंक्शन का मैटर है, 100% हम टैरिफ लगा देंगे जो रशियन ऑयल खरीदते हैं, ये सब बात थोड़ी सी नेगेटिविटी न्यूज फ्लोज है, तो यहाँ थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। फिर बाजार थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है, और सब कुछ नेगेटिव जो करंट सिचुएशन में है वो डिस्काउंट हो जाता है, तो बाजार फिर नेक्स्ट नए सिरे से वापस बढ़ेगा, ऐसा लगता है। हम्म, ठीक बात है, आपका पॉइंट तो एकदम ठीक है। अब आइए सर, ओवरऑल डायरेक्शन पे
क्या थोड़ा और करेक्शन हो जाए तो खरीदना ठीक है, या आ गए अब लेवल ज़्यादा, ऐसा कोई बहुत इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं? अनिल जी, मैं तो मंदी में नहीं हूँ। देखिए, मैं तो फुली इन्वेस्टेड हूँ और मैं तो यही जानता हूँ कि हाँ, इट इज अ बाय ऑन डिप्स, क्योंकि ओके। जो मार्केट है वो थोड़ा ओवरशूट करेगा फंडामेंटल्स को, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि जो हाई डोज ऑफ लिक्विडिटी आरबीआई की तरफ आई है, की तरफ से आई है, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बेसिकली जो इतना मैसिव रिडक्शन सीआरआर में हुआ है, इन्फ्लेशन इतनी बिनाइन है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज थोड़े सॉर्ट आउट हो चुके हैं, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर डेफिनेटली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर से बेटर रहेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनसून, इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल पीरियड, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। तो क्या हम बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और मुझे तो यही लगता है ये खरीदने का अच्छा मौका है। मैं कोई बहुत ज्यादा नीचे मंदी की गुंजाइश रखता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो करंट भाव भी ठीक है लेने के। की बात है कि आप बाज़ार पे पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं, लेकिन अब ये बताइए फिर तेज़ी किस वजह से हुई? क्यों बढ़ना चाहिए बाज़ार? क्योंकि लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त आई है सिस्टम में, हाँ, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो वो नेगेटिव है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरता है तो वैल्यूएशंस में इजाफा होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज इनवर्स चलता है वैल्यूएशंस और इंटरेस्ट रेट। और जो क्रेडिट डिमांड है इस सिस्टम में वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जो इतनी इंक्रीज लिक्विडिटी हुई है वो अब्जॉर्ब कर सके। तो मेरे हिसाब से ओवर शूट करेगा थोड़ा सा, एसेट प्राइस इन्फ्लेशन होगा सिस्टम में। जो चीज का वैल्यू 100 रुपये होना चाहिए तो वो 100 रुपये से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बिनाइन लिक्विडिटी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो है। कहाँ पैसा लगाना पसंद करेंगे आप इस मार्केट में? क्या आपकी पसंद के सेक्टर्स हैं? देखिए, वैसे ही है कि जो एसेट प्राइस इन्फ्लेशन है वो रियल एस्टेट में दिखेगा आपको, वो कैपिटल मार्केट एंटिटीज में दिखेंगे आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में दिखेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जहाँ बॉन्ड पोर्टफोलियो हाई होती है वहां पर मार्क टू मार्केट गेन दिखेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में लगाने चाहिए। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी बेटर होंगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से। लास्ट 2-3 साल से कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी ठंडे हैं। बट जो इनकम टैक्स की सेविंग हुई है, 12 लाख रुपए से कम का जो इनकम है उसमें कम टैक्स लगेंगे। मॉनसून्स बेटर हैं, थोड़ी सी इनकम बेनिफिट मिलेगी, और इन्फ्लेशन बहुत बिनाइन है। तो कंजम्पशन में एक रिवाइवल आएगा। फार्मा, सीडीएमओ एक अच्छा सेक्टर है, और आईटी एक कॉन्ट्रा सेक्टर है। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी करने के लिए आज से रियल एस्टेट, बैंक, कंजम्पशन से जुड़े शेयरों में करें निवेश है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर, सब डायरेक्शन से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने के लिए। आपने बोला मैं बंदी में नहीं हूँ, हमें तो उसमें हमारा 20 ml खून बढ़ गया एकदम बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है, पॉजिटिव है, बायोडिप्स के मार्केट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज हमारा साथ देने के लिए। आइए